चलें जी, आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका डिस्क्लोज़र ऑफ आईएस 38। लेकिन इस डिस्क्लोज़र को डिस्कस करने से पहले, इस डिस्क्लोज़र को समझने से पहले, हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन करते हैं, है ना? वहाँ पे देखते हैं क्या डिस्क्लोज़र किस तरह से दिया जाएगा, फिर हम यहाँ पे आके देखेंगे डिस्क्लोज़र कैसे और कैसे नहीं है। अच्छा, जिस बंदे को आईएस 38 का डिस्क्लोज़र के बारे में सोच के डर लग रहा है कि मुश्किल होगा, तो सर जिसको आईएएस 16 के डिस्क्लोज़र आते हैं, वो ये भी कर लेता है। तुम लोग ये करके आए होगे। एनीवेज़, हम चलते हैं, हमारे पास एक कंपनी है पेल, इसकी हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और ये जी इसकी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है, हमें नहीं चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे मैंने आना था। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर ये देखें जी, ये उसने इंटेंजिबल्स लिखा है, नोट नंबर 23 दिया है उसने, और नोट नंबर 23 पे उसने हमें बता दिया है। तो हमें जाना पड़ेगा नोट नंबर 23 में। मैं एक और कंपनी ओपन करता हूँ, ये निशात है। निशात की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, और निशात की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसके पास उसके डिस्क्लोजर नोट में पीपीई है, राइट ऑफ यूज़ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। तो इसमें तो इंटेंजिबल नहीं है, तो इसको तो हम करते हैं बंद। तो इसको हमने कर दिया लीव। अब जिसके पास है, ये है जी, उसने कहा कि इन्वेस्टर हज़रात को हमने पकड़ा दी स्टेटमेंट। उन्होंने स्टेटमेंट पकड़ी, उन्होंने कहा अच्छा इंटेंजिबल कितने के हैं? 273.9 मिलियन के हैं। दिखाओ जी कौन से हैं? हमने कहा नोट नंबर 23 पे आ जाएँ। अब हम भागेंगे कहाँ पे? नोट नंबर 23 पे। नोट नंबर 23 सर, ये आ गया जी हमारे पास नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ये आ गया जी हमारे पास नोट नंबर 23 भी नहीं आया, 22 चल रहा है। ये देखें, ये है जी हमारे पास नोट नंबर 23। अगर मैं इसको ऐसे कर पाऊँ तो आपको थोड़ा वो समझ आ रहा होगा रिगार्डिंग इंटेंजिबल्स। हम इस इंटेंजिबल्स की बात करें तो ये उसने ना जो बताया था, उसने हमें बताया था कि इसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या है, क्या नहीं है, वो है। उसने बताया था कि नेट बुक वैल्यू एट द ईयर एंड कितनी है, 273,919 है। अगर आपको नज़र आ रही हो स्क्रीन पे, ये है। उसने ये पूरा हमें उसका फिक्स एसेट स्केड्यूल जो है वो बना के बताया कि भाई हमारे पास इंटेंजिबल्स हैं कौन कौन से। अगर हम देखें तो उसने हमें यहाँ पे इंटेंजिबल्स की टाइप भी बताई है कि हमारे पास कौन से इंटेंजिबल्स जो हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट जो है वो कर रहे हैं। उसने कहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है, गुडविल है, वे गुडविल परचेज होगी, और हमारे पास सॉफ्टवेयर है। इनकी ओपनिंग उसने हमें क्या बताई है, इसने हमें ओपनिंग कॉस्ट बताई है कितनी बन रही थी, क्लोजिंग कॉस्ट है, देखें इसमें कोई एडिशन नहीं है। उसने फिर हमें रेट बताया हुआ कि क्या रेट है, इसका रेट क्या है। फिर उसने हमें दी है यहाँ पे इम्पेयरमेंट या अमोर्टाइजेशन, ओपनिंग कितनी थी, एक्यूमुलेटेड फॉर द ईयर कितनी है, ये क्लोजिंग है, और ये हमारे पास नेट बुक वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। ये करंट ईयर है, ये उसने प्रीवियस ईयर के बारे में हमें क्या किया है, बताया है। अब ये उसने हमें यहाँ पे उसका फिक्स एसेट्स कैजुअल गिवन कर दिया, और उसके बाद उसने हमें फिर क्या किया, उसने हमें यहाँ पे ये पॉलिसी बताई है। कहता है ये 23.1 में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है वो किस चीज़ के बारे में है, दिस रिप्रेजेंट्स क्या, थ्री टेक्नोलॉजी ऑफ थ्री फेज़ मीटर, थ्री फेज़ सिंगल मीटर, इसके बारे में है। 23.2 गुडविल, दिस रिप्रेजेंट डिफरेंट बिटवीन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, जो फेयर वैल्यू पेड की थी, और फेयर वैल्यू से नेट आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड एट द एक्विजिशन ऑफ पेल अप्लायंसेस लिमिटेड। ये जो पेल अप्लायंसेस लिमिटेड इन्होंने एक्वायर की है, ये उसकी गुडविल है। फिर नंबर 3.3 ये सॉफ्टवेयर है कि सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड किया है बिजनेस पर्पज़ के लिए, उसके लिए। 23.4 जो है ये मॉडर्नाइजेशन के बारे में क्या कर रहा है, वो हमें यहाँ पर बता रहा है।
सर ये देख रहे हैं, ये नोट नंबर 23 था। इस नोट नंबर 23 में जो वो सारी उसने हमें बताई हुई थी, वो हमने यहाँ पे देख ली। ये नोट नंबर 23 इंटेंजिबल एसेट्स का था, पूरा डिस्क्लोज़र नोट है। पूरा डिस्क्लोज़र नोट पढ़ के मुझे समझ लग गई कि भाई मेरे पास क्या-क्या है, क्या उसकी कॉस्ट है, प्रीवियस ईयर कितनी कॉस्ट थी, इस साल कितनी कॉस्ट है, कितनी उसकी इम्पेयरमेंट आई है, क्या उसकी नेट बुक वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू एट द ईयर एंड कितनी बन रही है, एसेट से कितनी है, इम्पेयरमेंट कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, ये सारा कुछ बता दिया। और जो इसकी नेचर है वो भी उसने क्या कर दी है, बता दी है। अगर आपको ये रियलिस्टिकली देख के समझ आ गई है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स जो है वो बनाते हैं। अब चूँकि अगर आपको उसको देख के समझ आ गई है, तो अब हम इसको यहाँ से डिस्कस करते हैं कि डिस्क्लोजर है क्या? यहाँ हमने डिस्क्लोज़ करना किस तरह से है, उसको हम देखते हैं। तो जब हम डिस्क्लोजर की बात करेंगे, तो हमने अपने एसेट्स को डिस्क्लोज़ करना है, बताना है कि हमारे पास कौन-कौन से एसेट्स जो हैं मौजूद हैं। तो जितने भी क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, आप उनको ग्रुप करके बताएँगे कि भाई ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं, वो मौजूद हैं, इनको हम इस्तेमाल करें। जैसे ब्रांड नेम, मैस्ट हेड टाइटल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, फ्रेंचाइज़, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, रेसिपी, फ़ॉर्मूला, मॉडल, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप्स, इंटेंजिबल्स जो डेवलपमेंट में अगर आपने यूज़ किए हैं, ये सारा कुछ जो है वो आप बताएँगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। अभी हमने एक प्रैक्टिकल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमने उसका डिस्क्लोजर नोट देखा, तो वही सारा कुछ अब करेंगे। उसके बाद है हमने ये सारा कुछ क्लासेस में बताना है। ये क्लासेस को आप एग्रीगेट भी कर सकते हैं, आप डिसएग्रीगेट भी कर सकते हैं स्मॉलर और बिगर क्लासेस में। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर को क्लब करके लिख दें, ये एग्रीगेटिव है। आप उसको डिसएग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर में कह दें कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको डिसएसोसिएट मतलब डिसएग्रीगेट एग्रीगेट करके भी लिख सकते हैं। आप उसको एग्रीगेट करके इकट्ठा करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपने क्या करना होता है, बताना होता है। उसके अलावा कुछ हैं हमारे पास जनरल डिस्क्लोज़र जो हमने लाज़मी बताने हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाए थे, वो जनरल डिस्क्लोज़र दिखाया। कैंडिडेट बताएगी हर क्लास ऑफ इंटेंजिबल्स के लिए इंटरनली जनरेटेड कौन से हैं, एक्सटर्नली कौन से हैं, अदर इंटेंजिबल्स कौन से हैं, वो बताएगी। उसकी यूज़फुल लाइफ़ क्या है, डेफ़िनेट है, इनडेफ़िनेट है, वो बताएगी। रेट क्या है, हमने देखा एक का रेट 5% था, एक का रेट है ही नहीं था, एक का रेट 33.3% है। तो ये एंटिटी एक्सप्लेन करेगी, बताएगी। तो जब ब्रांड नेम है, इसकी लाइफ इंडेफिनिट है, सॉफ्टवेयर की 5 साल है, फ्रेंचाइज़ के 10 साल है, ये उसने बताया। फिर मेथड कौन से हैं मोनेटाइजेशन के, स्ट्रेट लाइन है, फाइनाइट लाइफ है, वो बताएगी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या है, ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये सारा अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, ये आपके सामने मौजूद है कि भाई ये ओपनिंग कॉस्ट क्या थी, क्लोजिंग कॉस्ट क्या है, रेट क्या है, इसकी अमोर्टाइजेशन नहीं है, क्लोजिंग कॉस्ट क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, फॉर द ईयर कितनी है, रेट ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या है, सारा कुछ जो है वो उसने हमें क्या किया हुआ है, इसमें बताया हुआ है। ठीक है? अब अगर फॉर्मेट पे हैं तो ये फॉर्मेट है। अगर आप फॉर्मेट ऐसे याद करें, फॉर्मेट ऐसे याद कर लें। तो यहाँ पे नाम आ गया उन एसेट्स का, क्लास के फॉर्म में, एग्रीगेटिव में, डिसएग्रीगेटिवली। हमने कॉस्ट ली, कॉस्ट में ओपनिंग, एडिशन, अगर डिस्पोज़ल होता तो वो भी लिखा होता, डिलीशन और कॉस्ट और क्लोजिंग आ गई। फिर साथ ही आ गया अमोर्टाइज़ेशन, ओपनिंग फॉर द ईयर और हमारे पास क्या आ रही क्लोजिंग, हमारे पास क्या आ गई साथ ही क्लोजिंग वैल्यू ईयर एंड पे आ गई। और अगर हम कंपैरेटिव में देखें तो ये साथ हमने पिछले साल की भी बुक वैल्यू सारा कुछ जो है वो करके बताया। तो ये उसकी हो गई थी ओपनिंग कैरिंग वैल्यू, ये उसकी हो गई क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू। तो यही हम क्या करते हैं, हम ब्रांड नेम्स बता देंगे, सॉफ्टवेयर जो भी राइट्स हैं, लाइफ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मेथड्स क्या है, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ जाएगी और हमारे पास आ जाएगी कि भाई क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है। फिर कौन सा एसेट अमोर्टाइज़ हुआ है, कौन सा एसेट अमोर्टाइज़ नहीं हुआ, उसके बारे में बताएँगे। किसकी अमोर्टाइजेशन किस हेड में गई है, किस एक्सपेंस में चार्ज की है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में, सेलिंग में, एडमिन में, ये सारा कुछ जो है वो हम बता रहे होंगे। तो रिमेंबर सेपरेट क्लासेस बेहतर होती हैं। आपने जितना उसको अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, इसको सेग्रीगेट करेंगे, बताएँगे, उतना ही आपका जो डिस्क्लोज़र है वो क्या होगा, बेहतर होगा। तो इसके साथ-साथ आप उसकी रिकन्सिलिएशन भी करेंगे। रिकन्सिलिएशन अभी समझा रहा था मैं आपको। आप बताएँगे कि हर क्लास के लिए एडिशन कितनी हुई है, डिलीशन कितनी हुई है, कितना खुद डेवलप किया, कितना डिस्पोज़ ऑफ किया, सारा कुछ बताएँगे।
आप बताएँगे डिस्क्लोज़ में कि इंटरनल डेवलप कितने की हैं, सेपरेटली एक्वायर कितने की हैं, थ्रू बिज़नेस कॉम्बिनेशन है बताएँगे। डिस्पोज़ल कितने की हैं, इस साल में इज़ाफ़ा कितना हुआ, कमी कितनी हुई, अमोर्टाइज़ेशन कितनी हुई है, अगर कोई एक्सचेंज रेट का डिफ़रेंस आ रहा है, आप वो भी बताएँगे। कैरिंग वैल्यू जो है वो भी क्या करेंगे, आप रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये अभी हमने प्रैक्टिकल भी देखा और फॉर्मेट भी देख लेते हैं कि ये आपके पास करंट ईयर हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर है जब लाइफ़ आपकी फ़ाइनाइट है बिकॉज़ इनफ़िनिट लाइफ़ के ऊपर ये नहीं बनेगा, इसमें अमोर्टाइज़ेशन नहीं आती। ओपनिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, जो आपने एडिशन फॉर द ईयर की है, इंटरनल डेवलप है, एक्वायर्ड सेपरेटली, बिज़नेस कॉम्बिनेशन में वो लिखेंगे। डिस्पोज़ल कोई किया है, वो कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया या ड्यू टू रिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट उसका मेंशन करेंगे। फॉर द पीरियड अमोर्टाइज़ेशन कितनी होगी, अगर एक्सचेंज का डिफरेंस आया, कोई पेमेंट्स का, वो इसमें ऐड करेंगे और कोई भी चेंजेस वगैरह आएँगे, वो लेस करवा के पास क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट को क्लोजिंग से करके आप हमेशा क्या करेंगे, मेंशन कर रहे होंगे। ये रिकन्सिलिएशन क्यों करनी है? भई रिकन्सिलिएशन हमारे लिए लाज़मी है। रिकन्सिलिएशन करके ही हमें पता चलेगा कि हमारे एसेट्स जो हैं वो कैसे हैं और किस तरह से चल रहे थे। तो रिकन्सिलिएशन जो है वो हमारे लिए क्या होती है? लाज़मी होती है। ईज़ी है, एज़ पर आईएएस 16 आप लोग ये करके आ चुके हैं। उसके बाद है कुछ मखसूस डिस्क्लोज़र। हमने अभी तो जनरल डिस्क्लोज़र पढ़ा है ना, जनरल डिस्क्लोज़र में उनकी क्लास, रेट, अमोर्टाइज़ेशन, मेथड, कैरिंग वैल्यू ये सारा कुछ बताना है। अब कुछ डिस्क्लोज़र देखते हैं जो अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो हैं उसको देखते हैं। द एंटिटी शैल आल्सो डिस्क्लोज़ एंटिटी बताएगी फॉर एन इंटेंजिबल एसेट हैविंग एन इंडेफिनिट लाइफ जिसकी लाइफ इंडेफिनिट है। कैरिंग अमाउंट क्या थी, रीज़न्स क्या हैं इंडेफिनिट लाइफ की, वो बताएगी और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं इसके इंडेफिनिट लाइफ का बताएगी। जैसे एग्जांपल है, एक अगर एक ब्रांड नेम है 250 मिलियन का, तो आप बताएँगे कि इसकी 250 मिलियन वैल्यू क्यों इसकी लाइफ इंडेफिनिट है। कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट लीडर है, लीगल सारी की सारी ओनरशिप आपके पास है, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, यू विल टेल दीज़ थिंग्स। उसके अलावा आप बताएँगे इस डिस्क्लोज़र में एडिशनल जब भी रिक्वायर्ड होगा, a description, the carrying amount and the remaining amortization period of any individual intangible asset that is material to the entity's financial statement। अगर कोई भी इंडिविजुअल फाइनेंशियल एसेट है जो मटेरियल है तो उसके बारे में आप स्पेसिफिकली बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर रिलेशनशिप है, उसकी कैरिंग अमाउंट 80 मिलियन की है और इसकी रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड 2 साल का रहेगा या 3 साल का रहेगा, और ये मटेरियल है 80 मिलियन इज द मटेरियल अमाउंट। आप क्या करेंगे, आप इसको लाजमी बता रहे होंगे। उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि वो तमाम इंटैंजिबल एसेट्स जो गवर्नमेंट ग्रांट पे आपने लिए हैं, अगर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड की हैं वो बताएँगे, अगर नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड की हैं वो बताएँगे, कैरिंग अमाउंट क्या है, कॉस्ट मॉडल है या कौन-सा मॉडल है, आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा इंटैंजिबल एसेट जिसकी एग्ज़िस्टेंस जो है, जिसका टाइटल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आपने किसी इंटैंजिबल एसेट को एज़ अ सिक्योरिटी के तौर के ऊपर प्लेज करवाया हुआ है, आप उसके बारे में भी क्या करेंगे, बताएँगे। आपके पास एक पेटेंट है और पेटेंट को आपने अगर एज़ अ सिक्योरिटी के तौर के ऊपर रखवाया हुआ है, तो आप इसके बारे में भी बताएँगे। और कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सॉफ्टवेयर की कमिटमेंट की है, पेमेंट कर दी है और सॉफ्टवेयर आपको 10 साल के बाद मिलना है या 5 साल के बाद मिलना है या 3 साल के बाद मिलना है, जो भी उसके कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हैं, वो भी क्या करेंगे, आप बता रहे होंगे। तो ये एडिशनल डिस्क्लोज़र हैं, जब रिक्वायर होंगे, आप बता रहे होंगे। उसके बाद है कि अगर आपके इंटैंजिबल्स रीवैल्यूड हो रहे हैं, उसके लिए आप फिर कौन-कौन से एडिशनल डिस्क्लोज़र जो है बताएँगे। आप बताएँगे फॉर द क्लास ऑफ एसेट्स कि रीवैल्यूड अमाउंट क्या है, आप उसको बताएँगे कि ये मेरी रीवैल्यूड डेट थी। कैरिंग अमाउंट क्या थी रीवैल्यूड एसेट्स की, और अगर वो एसेट्स कभी भी रीवैल्यू ना होते, तो अंडर कॉस्ट मॉडल कैरिंग अमाउंट क्या होनी थी, आप वो बता रहे होंगे। आप वो बता रहे होंगे कि ये ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप है, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ये है, कैरिंग अमाउंट द रिवैल्यूड अमाउंट ये है। कभी भी रिवैल्यू ना होती तो ये चीज़ जो है वो आप बताएँगे कि यार ये इसकी कॉस्ट मॉडल में बननी थी, ये अंडर रिवैल्यू में बन रही है। उसके बाद जो इनका रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा उसकी मूवमेंट भी आप बताएँगे कि किसका कितना सरप्लस था, इज़ाफ़ा हुआ, कमी हुई, किसका कितना आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया,
ये सारा कुछ जो है वो आप बता रहे होंगे। तो ये सारा कुछ सेम वही है जो आप आईएएस 16 में पढ़ के आ चुके हैं। जैसे उसके बाद है कि अगर अगर आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है तो इसको भी डिस्क्लोज़ करेंगे कि कितना अमाउंट आपका रिसर्च से रिलेटेड था, कितना डेवलपमेंट में था, कितना खर्चा हुआ है बताएँगे। कि रिसर्च का एक्सपेंस इतना हुआ था, आप इसे क्या करेंगे, आप इसे कैपिटलाइज़ इसका आप एक्सपेंस शो कर देंगे कि ये रिसर्च आ गई है। डेवलपमेंट में इतना हुआ, टोटल इतना हुआ, ये बताएँगे। ये बताएँगे कि रिसर्च डेवलपमेंट में क्या कुछ इस्तेमाल हुआ, मटीरियल, टेस्टिंग, कंसल्टेंट की फ़ीस, ये सारा कुछ। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड तो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। डिस्क्लोज़र का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज़र का मतलब होता है चीज़ों को बयान करना। अगर ये इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसे क्या करेंगे? एक्सप्लेन जो है वो कर रहे होंगे। उसके बाद कुछ एडिशनल डिस्क्लोज़र भी इसमें आते हैं। जैसे एंटिटी को इनकरेज किया जाता है। एंटिटी को इनकरेज किया जाता है, लाज़मी नहीं है बट इट इज़ इनकरेज्ड। रिक्वायर्ड नहीं है, इनकरेज है कि अगर कोई भी फुली अमोर्टाइज़ इंटैंजिबल एसेट है, अगर वो स्टिल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताओ अगर आपका एक ईआरपी सिस्टम है, 10 साल चलाना था, चल गया, पूरा हो गया, लेकिन स्टिल इस्तेमाल हो रहा है, उस एफिशिएंसी से आप बताएँगे। उसके अलावा वो तमाम इंटैंजिबल एसेट्स जो एंटिटी कंट्रोल कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो इंटैंजिबल्स का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, उसके बारे में भी आप बताएँगे कि ब्रांड नेम्स कितने हैं, एम्प्लॉयर ट्रेनिंग एंड स्किल्स वगैरह कितनी थी, आर-एन-डी पे कितना प्रोजेक्ट आपने लगाया, ये सारा कुछ जो है वो क्या करेंगे, आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आपने याद रखना है क्या इसको कि क्लासिफ़ाई करना है ग्रुप्स में, सिमिलर में, जनरल डिस्क्लोज़र बताना है, उसमें क्या आएगा यूज़फुल लाइफ़, मेथड, अमाउंट्स, लाइन आइटम्स कितनी है, रिकन्सिलिएशन देनी है, कुछ सर्टेन डिस्क्लोज़र होंगे जो वो रिक्वायर्ड होंगे, आप क्या करेंगे? आप वो बता रहे होंगे। रीवैल्यूड एसेट्स के डिस्क्लोज़र्स जो हैं, वो अलग बताएँगे कि डेट ऑफ रीवैल्यूएशन क्या है, सरप्लस वगैरह क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, आर-एन-डी पे जो एक्सपेंस हुआ, रिसर्च में कितना गया, डेवलपमेंट में कितना गया, ये बताएँगे और अगर कोई एडिशनल डिस्क्लोज़र रिक्वायर्ड हुए, अब वो बता रहे हों। सर ये है जी हमारे पास डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र का हम एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से। ये सवाल है जी हमारे पास, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द इंटैंजिबल एसेट एज एट 31 दिसंबर 2015। हमने 31 दिसंबर 2015 के लिए क्या करना है, हमने इंटैंजिबल एसेट्स का डिस्क्लोजर नोट जो है वो बनाना है। The Toby entered into the following transaction for the year ended 31 December 2015. The directors of Toby wishes to capitalize all the assets wherever possible. First Summit को टॉबी acquired net assets of George for rupees 1,05,000। उसने net assets 1,05,000 रुपये के एक्वायर किए थे। The asset acquired had the following book and fair values। ये उनकी बुक वैल्यू है, ये उनकी फेयर वैल्यू है, ये पेटेंट्स की है, ये गुडविल की है, नॉन करंट एसेट्स हैं, कंट्री एसेट्स हैं। तो देखिए पेटेंट एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2022। गुडविल राइजिंग फ्रॉम द अबव हैड अ रिकवरेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ 7,000। ठीक है। On 1st April, Toby acquired a brand from a competitor for rupees 50,000. The director of Toby have assessed the useful life of the brand as 5 years. During the year, Toby spent rupees 40,000 on developing a new brand name. The development was completed on 30th June. The useful life of this brand has been assessed as 8 years. The director of Toby believed that there is a total goodwill of rupees 2 million within Toby, अब ये internal generated है, and that has an indefinite useful life. That has indefinite useful life। अब देखें ये भी internally generated है, ये भी internally generated है, ये तो कैपिटलाइज होंगे ही नहीं, ये तो कभी भी कैपिटलाइज होंगे ही नहीं। चीज़ें आपने याद रखनी है।
अगर ये जो है, जो आपने ब्रांड बनाया और ये कैपिटलाइज़ेशन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर गया, तो फिर हम उसको लेके चलेंगे, अदरवाइज़ इसको हम यहाँ पर नहीं मान रहे होंगे। ये सवाल है, क्वाइट सिंपल सा सवाल है, इसको आपने क्या करना है, लेके चलना है। अब इसका हमने क्या करना है, डिस्क्लोज़र नोट जो है वो बनाना है। इसका डिस्क्लोज़र नोट क्या होगा, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। चलें जी, इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। वो कहता है जी, हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। हमारे पास गुडविल मौजूद है, पेटेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रांड्स हैं, बिकॉज़ हमने इसका ही बनाना है, पीपी इसमें नहीं लेके जा रहे, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल हमारे पास। हम इसकी यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट में आ जाएगी जी हमारे पास ऑन 1 जनवरी 15। गुडविल की बात करें तो गुडविल जो है, उसको अगर हम देखें तो कितनी उसने गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट की है, वो देखते हैं। देखें ज़रा, उसने नेट एसेट्स जो हैं वो कितने के थे, 1.5 के, और वो लिए हैं कितने के, 90 के। 1.5 की चीज़ थी, इस कंपनी के टोटल नेट एसेट्स आपने कितने के लिए हैं, 90 के। तो आपने कितना पे किया है, आपने एक्स्ट्रा पे किया है 15,000 रुपये। आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया है, सॉरी 10,000 रुपये पे किया है। तो वो क्या होगी, आपकी गुडविल जो है कंसिडर हो रही होगी। 1,05,000 के था, ठीक है, और आपने, कहता है द एसेट हैड एक्वायर्ड एट द बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, ठीक है। तो कितने का आ गया यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा पॉइंट है कि नेट एसेट्स जो है ना, वो हैं 1,05,000 के। ये नेट एसेट्स अदर देन गुडविल है, बिकॉज ये सब्सिडरी की है। आपने 1.5 वाले एसेट कितने के लिए हैं, 90 के, और 5 आपने क्या पे किया है गुडविल का।
आपने 95 की मांगी थी, कितने की? 95 की। तो इसका मतलब जो आपकी एक्वायर्ड गुडविल बन रही है, एक्वायर्ड, वो बन रही है आपकी 10,000 रुपये की। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। छोटा सा पॉइंट है गुडविल का, वो ज़रा देखना आपने। उसके बाद वो क्या कहता है, गुडविल आ गई हमारे पास। उसके बाद है पेटेंट्स। पेटेंट्स आपने खरीदे हैं, बुक वैल्यू 15 की थी, लेकिन आपने खरीदे हैं 20 के। तो सॉरी, हाँ, हमने लिए हैं जितने मर्ज़ी के, लेकिन हम इनको रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू के ऊपर, बिकॉज़ हमने ये जाकर डिस्कस किया था कि एक्वायर्ड जो एसेट्स होते हैं हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, हम फेयर वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो बेशक उसकी बुक वैल्यू 15 थी, हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, के ऊपर। फिर ब्रांड्स जो हैं वो तो हमने खुद ब्रांड हमने एक्वायर किया कंपटीटर से, और डायरेक्टर ने उसकी लाइफ जो है वो की है, तो वो इन कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, वो ब्रांड इन कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। तो ये देखा जाए तो ये कितना हो गया, 10 जमा 20, तो ये आ गया जी हमारे पास 30,000। ये तो टोटल आ गया जो हमने इन कॉम्बिनेशन लिए। फिर जो हमने सेपरेटली एक्वायर्ड किया है ब्रांड, यहाँ पे हमने सेपरेटली एक ब्रांड एक्वायर किया है, वो कितने का है, 50,000 का है। कितने का है, 50,000 का। तो 50,000 का हमारे पास यहाँ पे ब्रांड आ गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। टोटल बन गया जी हमारे पास 80। गुडविल जो है वो हमारे पास 10,000 की है। पेटेंट्स जो हैं वो हमारे पास 20,000 के हैं। और जो है था ब्रांड्स, वो हमारे पास कितने के हैं, वो हमारे पास यहाँ पर 50,000 रुपये के। अब इसके बाद हम इसकी लेस करवाएंगे अमोर्टाइजेशन। हम इसकी क्या लेस करवाएंगे, अमोर्टाइजेशन। जब हम अमोर्टाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ऑन 1 जनवरी 15। ओपनिंग अमोर्टाइजेशन तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास ओपनिंग अमोर्टाइजेशन तो है ही नहीं। गुडविल की बात करें तो कहते हैं जी गुडविल अराइजिंग फ्रॉम द अबव हैड अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 7। तो हमने गुडविल जो है 10 की लिखी थी, रिकवरेबल अमाउंट 7 की है। 3 का हमारा क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो हो गया, ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, बड़ी क्लियर था। उसके बाद पेटेंट्स 20 है, वो कहता है जी पेटेंट्स के ऊपर, पेटेंट्स हमारे पास जो हैं वो 20,000 रुपये के ऊपर हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर टॉबी स्पेंड न्यू द ब्रांड डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड, यूजफुल लाइफ ऑफ दिस ब्रांड जो है वो 8 साल है। फिर कहते हैं टॉबी ने ब्रांड एक्वायर किया कंपनी से, तो उसकी लाइफ जो 50,000 का लिया था, उसकी लाइफ जो है 5 साल है। इसको तो हम निकालते हैं ज़रा। तो जो 50,000 रुपये का उसने लिया था, लाइफ 5 साल है, आपने लिया अप्रैल में, 9/12 के डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 10, 7.5। इसकी इम्पेयरमेंट इसकी आ जाएगी हमारे पास अमोर्टाइजेशन। ये जो 50,000 वाला है इसकी आ जाएगी 750, 7,500। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। इसका इम्पेयरमेंट लॉस जो आ रहा था हमारे पास 3,000 था। अच्छा जी, आपने पेटेंट जो लिया था उसकी लाइफ दो वैल्यू है 2,000। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर टॉबिस स्पेंड 40,000 ऑन डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड नेम, द डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून। द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस ब्रांड हैज़ बीन असेस्ड एट 8 years. Okay. The director of Toby believes there is a total good of 2 million with the Toby and there has an indefinite life. ये तो इसमें नहीं आएगी। अब यहाँ पे ना इस सवाल में हमें यहाँ पे इसने कहीं पे भी पेटेंट्स की लाइफ जो है वो गिवन नहीं की है, सॉरी। उसने कहा है पेटेंट्स एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2022, और हमने लिए थे 15 में, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 साल बनती है ये 8 साल जो है उसकी लाइफ बन रही है पेटेंट्स की। ये लाइन की हुई है, 15 के शुरू में लिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22।
हम इसको डिवाइड कर देंगे, 20,000 को हम 8 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी अमोर्टाइज़ेशन 2500। तो आप निकाल लें कैरिंग वैल्यू, ये बन जाएगी इसकी 7,000, ये बन जाएगी इसकी 17,500 और ये बन जाएगी इसकी 42,500। तो इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67,500 इसका टोटल बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। आई होप डिस्क्लोजर आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम इसकी जब पास्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे हम इसको काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन डिस्क्लोजर हमने इस तरह से बनाना है। तो चीज़ें गिवन होंगी, इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम इसका डिस्क्लोजर जो है वो बना रहे हैं। इसमें कोई सवाल है किसी का? अगर है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर आगे चलें। हाँ भाई, कल चलें आगे। चलें जी, अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट एरिया है, उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज सी 32 स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी 32, SIC 32। क्यों इसकी नीड आई? बेसिकली
ये जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है हमारा, या ये जो हम डिस्कस करने लगे हैं रूल, गोल्डन रूल ऑफ SIC 32, ये क्यों है? बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग दोज इंटैंजिबल एसेट्स जिसके ऊपर फड्डा है कि वो एसेट है कि नहीं, और वो नाम क्या है उसका? वेबसाइट कॉस्ट। कि जो हम अपने इदारों की वेबसाइट चला रहे हैं, क्या वो वेबसाइट्स को हम एसेट मानते हैं? क्या ये वेबसाइट्स जो हैं ये हमारी IAS 38 में आती हैं? अगर आती हैं, कोई तो इंटरनेट डेवलप है, तो डेवलप भी पैसा भी कमा के दे रही है, तो क्या करना है, कैसे लेके चलना है? तो बेसिकली ये जो रूल है, ये स्पेसिफिकली किस चीज़ को एड्रेस करेगा कि जो हमारे इंटरनल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं ऑन डेवलपमेंट एंड क्या कहते हैं, ऑपरेशन ऑफ वेबसाइट, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ऑन वेबसाइट, कि हमने अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, उस पे जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिकॉज़ ये खर्चे हो रहे हैं, क्या ये कैपिटलाइज़ करने हैं या नहीं करने, या हमने इनको एक्सपेंस आउट करना है या नहीं करना, वो हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। बिकॉज़ अगर हम कैपिटलाइज़ेशन की तरफ बात करते हैं, तो हम तो अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़ा, चैप्टर हमने मुका दिया। हमने रूल यही पढ़ा है कि हम उस चीज़ को एसेट मानते हैं, जिसके बारे में हम प्रोबेबल हैं कि उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं, वो हमें मिलेंगे। तो अगर हमने कोई वेबसाइट डेवलप की है, अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है, जहाँ पे हम अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया हुआ है, अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले किया हुआ है, तो उसके ऊपर हमारे कुछ खर्चे भी हो रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, खर्चे भी हो रहे हैं। तो क्या उस वेबसाइट के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं, क्या उनको कैपिटलाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सारा लेके चलेंगे। बिकॉज़ वेबसाइट्स जो है बना दी है, इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पे देखना है। अगर मैं मोटी-मोटी आपसे अगर बात करूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट के फ़ेजेज़ कौन से होते हैं, फिर हम जाके उसको डीप एनालिसिस करते हैं। तो एक प्रॉपर वेबसाइट जो हमने बनानी है ना, तो उसको 5 स्टेजेस में हम लेके चलते हैं। एक है प्लानिंग, एक है हमारे पास प्लानिंग स्टेज, दूसरी आती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेकंड हमारे पास ये होती है। थर्ड हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल डिज़ाइनिंग। आप अक्सर इसके बारे में वर्ड सुनते हैं, फ्रंट एंड, इसकी बात करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास कंटेंट डेवलपमेंट। भाई वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट भी तो रखना है। और नंबर 5 पे आती है हमारे पास वेबसाइट की ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हमारे पास ना किसी भी वेबसाइट के 5 स्टेप्स हैं जहाँ पे हमारे खर्चे हो रहे होते हैं। अब प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास फिज़िबिलिटी स्टडीज़ आ जाएँगी। हम देख रहे हैं वेबसाइट चलेगी कि नहीं चलेगी, हम अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तलाश कर रहे हैं, स्पेसिफ़िकेशंस पे जा रहे हैं, ये इसमें आ जाएगी। प्लानिंग पे रिमेंबर जो भी खर्चा होता है ना, वो हम उसको क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट करते हैं। बिकॉज़ ये इक्विवेलेंट टू रिसर्च है। ये क्या होगा, जैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसर्च करते हैं, ये रिसर्च आएगा। तो प्लानिंग हो गई। उसके बाद है एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप अपनी जो डोमेन है, वेबसाइट डोमेन नेम जो है वो ले रहे हैं। आप अपने सर्वर्स जो हैं, हार्डवेयर, उनकी सिलेक्शन कर रहे हैं। आप अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होंगे, उसकी सिलेक्शन जो है वो कर रहे हैं। रिमेंबर ये जो है ना, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे
अगर हमारा IAS 38 का क्राइटेरिया जो है वो क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। अब आप कहेंगे कौन सा क्राइटेरिया? सर वही पायरेट वाला, डाकू वाला। वो अगर मीट हो रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज़ करेंगे। उसके बाद है ग्राफ़िकल डिज़ाइनिंग। ग्राफ़िकल डिज़ाइनिंग मतलब क्या बता रहा है कि हमारी वेबसाइट अपीयर कैसे होगी, तस्वीरें कैसे होगी, चलाएँगे कैसे, क्या दिखाएँगे। रिमेंबर इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम कैपिटलाइज़ करेंगे अगर ये हमारा क्राइटेरिया जो है वो क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। उसके बाद है कंटेंट डेवलपमेंट कि हमने वेबसाइट पे प्लेस क्या करना है। हमने वेबसाइट पे प्लेस क्या करना है, इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या दिखा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। इसमें बड़ी क्लियर है, अगर कंटेंट जो है अगर कंटेंट जो है वो है इन्फॉर्मेशन के लिए या प्रमोशन के लिए या पब्लिसिटी के लिए, तो ये होता है आपका एक्सपेंस आउट। अगर कोई भी ऐसा कंटेंट जो है आपने डेवलप किया, वो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करके दे रहा है, तो ये होगा आपका कैपिटलाइज। और जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन पे है जी, आप वेबसाइट को अपग्रेड कर रहे हैं, आप उसके ग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं, आप उसके बग्स वगैरह जो हैं अपडेट कर रहे हैं, प्रमोशनल कंटेंट वगैरह को रेगुलरली मेंटेन कर रहे हैं। रिमेंबर इसको हम अमूमन नॉर्मली क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसको एक्सपेंस आउट करते हैं। ये कैपिटलाइज़ बड़ी मुश्किल से होता है। ये कैपिटलाइज़ तब होगा जब इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। इससे तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती ही नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। सर ये 5 सिनेरियोज़ हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी वेबसाइट की कहानी जो है वो क्या है, खड़ी होती है। तो हमने क्या करना है, हमने SIC 32 में इन पाँचों को डिस्कस करना है और हमने देखना है कि हमारा बिज़नेस जो है वो ये डेवलप कर रहे हैं, जो हम डेवलप कर रहे हैं, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या इसको एक्सपेंस आउट करना है, कैपिटलाइज़ करना है, ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो इश्यू क्या है हमारा, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा मेन इश्यू है कि एंटिटी, कंपनी वो क्या कर रही है, खर्चा कर रही है डेवलपमेंट पे अपनी ज़ाती वेबसाइट बनाने के लिए। चाहे वो इंटरनल यूज़ के लिए है, चाहे वो क्या है, वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए। अब एक्सटर्नल यूज़ के लिए क्या हो सकती है कि आपकी कंपनी की प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, आपके प्रोडक्ट्स वगैरह को दिखाने के लिए पब्लिक को, या आपकी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, सर्विसेज को बेचने के लिए हम कर रहे होते हैं। इंटरनल यूज़ के लिए है कि कंपनी की पॉलिसीज़, कस्टमर के डिटेल्स, इस तरह के तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब करना क्या है कि सर ये जो वेबसाइट बना ली है, ये स्टैंडर्ड में लेके जानी है, एक्सटर्नल वाली का क्या करना है, इंटरनल वाली का क्या करना है, क्या इनका अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो हमने क्या करना है, यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहली बात है कि ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। रिमेंबर ये जो ऐसे 32 है, ये किन एक्सपेंडिचर पे अप्लाई नहीं होगा, वो तमाम खर्चे जो आपके हार्डवेयर एसोसिएटेड हैं, मतलब परचेज, डेवलप एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर। आप वेब सर्वर्स ले रहे हैं, प्रोडक्शन सर्वर्स ले रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शंस लगा रहे हैं, एप्लीकेशंस ले रहे हैं, इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। उसके ऊपर सोलली कौन सा अप्लाई होगा, IAS 16 जो है वो आपका अप्लाई हो रहा होगा। अगर कंपनी ने कोई वेबसाइट सर्वर लिया है 15 लाख रुपए का डाटा स्टोर करने के लिए, तो वो उसको अंडर IAS 16 हार्डवेयर में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, वो IAS 38 में नहीं आएगा। उसके बाद है कि अगर कोई भी ऐसी एंटिटी जो खर्चा कर रही है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, होस्टिंग सर्विसेज के ऊपर, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक ये जो रेगुलर एक्सपेंस है, महीने का पे कर रहे हैं, होस्टिंग का हर साल पे कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस की कैटेगरी पे आएगा। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चलेंगे, आप इसे कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है, अगर आपने कोई वेबसाइट डेवलप की है जिसको आप बेच रहे हैं,
तो ये आपकी इन्वेंट्री है, IS2 अप्लाई होगा, जब पैसे आएँगे IFRS 15 अप्लाई होंगे, ये सेल्स का करा है। उसके बाद अगर आप लीज़ आउट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स को या इस तरह को, तो उसमें IFRS 16 लीज़ के मुताबिक हम लेके चलेंगे, हम इसके ऊपर ये एसएससी 32 अप्लाई नहीं कर रहे हों। तो ये चीज़ें इसके स्कोप से बाहिर हैं, इनके ऊपर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। फिर कौन सी वेबसाइट्स जो हैं इसके ऊपर आएँगी उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमारे पास इंटरनल यूज़ के लिए हैं। एक्सटर्नल यूज़ के लिए वेबसाइट्स मतलब प्रमोशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज़ के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, जैसे अमेज़न हो गया, ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट है। वहाँ जाती है, खरीदारी करती है और ये अमेज़न को पैसे कमा के दे रही है, कस्टमर ला के दे रही है। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ का यहाँ पे ट्रेड होती है। फिर इंटरनल कस्टमर पॉलिसीज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए होती है। ये इसमें आ रही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फोसिस इंटरनेट है, ये कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह बता रही है, एचआर की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉय सारा कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल ईवाई है, ईवाई की एक इंटरनल वेबसाइट है जहाँ पे तमाम एम्प्लॉय से हर चीज़ कम्युनिकेट की जाती है, पॉलिसीज़, इन्फॉर्मेशन, डाटा वो इसमें आ रही होगी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने क्या करना है इनका वो देखना है। रिमेंबर अगर आप कोई डेवलपमेंट या प्रेशर ऑफ ओन वेबसाइट है, इंटरनल या एक्सटर्नल, इसके ऊपर अप्लाई होगा, जिसके ऊपर अप्लाई होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हम इसके ऊपर IS38 तब अप्लाई करेंगे जब वो हमारा IS38 का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। कौन सा? आइडेंटिफाइबल है, कंट्रोल है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। अदरवाइज क्या होगा, ये एक्सपेंस आउट। जैसे आप कस्टमर का पोर्टल बिल्ड कर रहे हैं, आप इंटरनेट प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, अगर वो एज़ पर डेफिनेशन IS38 में फुलफिल कर रहे हैं तो हम ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा डोमेन परचेज़ करना, होस्टिंग सर्विसेज, ऑपरेशन, इनके ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं होगा। रेलेवेंट स्टैंडर्ड 16 अप्लाई कर लो, डोमेन परचेज़ की है, लीज़ अप्लाई कर लो, बेची है, रेवेन्यू कर लो, खर्चा रिकॉर्ड कर लो। इस तरह से ही आप क्या करेंगे, लेकर चल रहे हों। आई होप इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारे कंसेंसस क्या हैं? मतलब किस इश्यू के बारे में हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है और हमारा मेजॉरिटी एग्रीमेंट क्या है कि हमने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो हम जनरल कंसेंसस की बात करते हैं कि भाई हमारा जनरल कंसेंसस क्या है कि हम किस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर ये इवेंट होगा तो हमने किस तरह से उसको रिकॉर्ड करना है। कहते हैं कि एंटिटी की अपनी वेबसाइट जो इंटरनली जनरेटेड है, वो क्या है? इंटैंजिबल एसेट है। वो क्या है हमारे लिए? इंटैंजिबल एसेट्स है। हाँ, उसके ऊपर IS38 कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल होंगी, लेकिन अगर ये IS38 का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा होता है, तो आप इसे क्या करेंगे? अंडर IS38 जो है, तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये एक जनरल कंसेंसस है आपकी इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स के लिए, बिकॉज़ इनको हम क्या मानते हैं? एसेट मानते हैं। फिर कहता है इफ़ अ वेबसाइट इज़ डेवलप्ड सोलली और प्राइमरीली फॉर प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए है, देन द एंटिटी विल नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हमें नहीं पता बेनिफिट्स कहाँ से आएंगे, तो जब प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स का नहीं पता तो एसेट की प्राइमरी डेफिनेशन फुलफ़िल नहीं हो रही। जब एसेट्स की प्राइमरी डेफिनेशन फुलफ़िल नहीं हो रही, तो इस तरह की वेबसाइट जो है वो क्या होगी? वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी। मैं अपनी अकाउंटिंग फ़र्म बनाता हूँ, मैं अपनी अकाउंटिंग फ़र्म की XYZ वेबसाइट बना के बैठ जाता हूँ। बस प्रमोशन है कि टैक्स रिटर्न जमा करवा लो, बुक कीपिंग करवा लो, बस यही है। ये मुझे पैसे नहीं ला के दे रही। तो वो जो वेबसाइट मैंने बनाई है, उस पे जो खर्चा हुआ है, वो मेरा एक्सपेंस है। उसके बाद है द नेचर ऑफ ईच एक्टिविटी फॉर विच एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया या वेबसाइट की मेंटेनेंस की कॉस्ट है, खर्चा वगैरह पे कर रहे हैं, ये पोस्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो रिमेंबर इसको हम देखेंगे खर्चे की नेचर क्या है, तो उसको उसकी नेचर के मुताबिक ही क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अगर कोई वेबसाइट जो डेवलपमेंट की फ़ेज़ में है और वो एज़ पर IS38 कैपिटलाइज़ हो रही है, तो जो खर्चा उस पे लगेगा वो भी कैपिटलाइज़ होगा।
क्योंकि कोई ऐसी वेबसाइट है जो हमारी कैपिटलाइज़ नहीं हो रही, उसको हम खर्चा नहीं मान रहे, तो उसको हम एसेट नहीं मान रहे, उस पे जो खर्चा होगा वो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। तो रिमेंबर, और लाइफ़ क्या होती है इसकी, शॉर्ट होती है, ये हमारा बेस्ट एस्टिमेट है। जैसे मैं आपको ये 2 एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी क्या है और क्या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है अमेज़न की, एक वेबसाइट है कोका कोला की। जो कोका कोला की वेबसाइट है, वो सिर्फ़ कैम्पेन वगैरह बता रही है कि नई ड्रिंक आ गई है, ये और वो है। उसके अलावा कुछ नहीं बता रही वो। वो सिर्फ़ अपनी प्रमोशंस के लिए है, इन्फॉर्मेशंस के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें नहीं पता कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कितना है, कितना नहीं है। इफ दैट इज़ द केस, तो सच ये जो प्रमोशनल वेबसाइट है, इसकी लाइफ़ भी छोटी होगी। ये कैंपेन चलेगी, उसके बाद आप डाउन कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। और ऑन अदर हैंड अमेज़न वेबसाइट है, एडवर्टाइज़मेंट भी कर रही है, ऑर्डर्स भी लेके आ रही है, कस्टमर्स भी लेके आ रही है, पैसा भी लगा रही है, पैसा जनरेट भी कर रही है। और अगर ये आईएस 38 का क्राइटेरिया मीट कर रही है, आइडेंटिफाइएबल है, कंट्रोल्ड है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं, रिलायबली मेजरेबल है, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, अपने एसेट मानेंगे और हम इसको कैपिटलाइज़ जो है वो कर रहे होंगे। ये वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, ये बड़ी जल्दी आउटडेट हो जाती हैं बिकॉज़ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो इनकी लाइफ़ भी चेंज होती रहती है। यूज़र चेंज हुआ, यूज़र की प्रेफ़रेंस चेंज हुई, आपने वेबसाइट ही अपग्रेड कर दी। इसका भी एस्टीमेट लाइफ़ का शॉर्ट होता है, 2 से 5 साल पे लाइफ़ रख के आपसे क्या कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं। रिमेंबर, एडवर्टाइज़मेंट वाली वेबसाइट एक्सपेंस आउट, अदर देन एडवर्टाइज़मेंट वाली जिससे पैसा आ रहा है, वो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज़ कर रहे हों। आई गेस ये 2 अमेज़न और कोक के एग्ज़ाम्पल इज़ इनफ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग जो इसमें उसने हमें बताई हुई है। उसके बाद है प्लानिंग स्टेज। ये मैंने आपको अभी इसकी स्टार्टिंग में बात की थी, इसके बारे में क्या कंसेंसस है कि अगर हम फिज़िबिलिटी स्टडीज़ जो हैं वो कर रहे हैं, हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, हम अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह देख रहे हैं, हम प्रेफ़रेंसेस देख रहे हैं कि भाई कहाँ से करना है, क्या नहीं करना। तो ये प्लानिंग स्टेज इज़ इक्वल टू रिसर्च फेज़। प्लानिंग स्टेज इज इक्वल टू रिसर्च फेज। ये क्या होगी हमारी, एक्सपेंस आउट होगी, हमारी क्या होगी, एक्सपेंस आउट होगी। जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, दराज, इसे कौन ओन कर रहा है, अलीबाबा। ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अपने कोई न्यू मार्केट प्लेस जो है वो लॉन्च करते हैं। मार्केट स्टडी करेंगे, हार्डवेयर ढूँढेंगे, सॉफ्टवेयर देखेंगे, डेटाबेस कहाँ रखना है, सर्वर कहाँ पे पार्क करना है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्या होनी है, अल्टरनेटिव सप्लायर एडब्ल्यूएस पे जाना है, एज़्योर के ऊपर जाना है, होस्टिंगर पे जाना है, गूगल क्लाउड है, एआई कौन-सा बीच में इंटीग्रेट करना है। और प्रेफ़रेंस देखेंगे कि भाई किसके पास जाना है, बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन-सी होगी, लैंग्वेज कौन-सी होगी। अब इसके ऊपर जो सारा खर्चा होगा, ये जस्ट लाइक रिसर्च है जो हम पढ़ के आए हैं। तो ये सारा हमारा क्या होगा, एक्सपेंस आउट होगा। ये सारा खर्चा हमारा क्या होगा, एक्सपेंस आउट होगा। इसको हम कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। तो प्लानिंग इज़ इक्वल टू रिसर्च, प्लानिंग इज़ इक्वल टू रिसर्च, प्लानिंग इज़ इक्वल टू रिसर्च। ये चीज़ आपने याद रखनी। उसके बाद अगला डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज है कि भाई प्लानिंग हो गई, अब आप डेवलपमेंट के फेज़ में आ गए हैं। आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब उसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, कौन-कौन से? डोमेन नेम लेके आए हैं, अब डोमेन नेम लाइफ टाइम है, लंबी चलेगी। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम कौन-सा होगा, सॉफ्टवेयर कौन-सा होगा, वर्डप्रेस है, लिनक्स है, कौन-सा इस्तेमाल करना है, कोड कौन-सा लगाना है, जावा, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन किस सर्वर पे करनी है, स्ट्रेस टेस्टिंग कहाँ पे होगी, ये हमारा खर्चा है। फिर बन गई, बैकएंड सारा बना लिया, फ्रंट एंड के ऊपर डिज़ाइन क्या होने हैं, वेब पेज कितने होंगे, होम का टैब कितना है, तो दूसरा प्रोडक्ट्स का टैब कौन-सा, इन्फॉर्मेशन का, कॉन्टैक्ट का, डिलीवरी का, ट्रैकिंग का टैब्स बने हैं, पेज बन रहे हैं, डिज़ाइन बन रहे हैं, उसको आपने बना रहे हैं। उसके अलावा कंटेंट डेवलपमेंट है कि भाई द पेज लग गया पता, ये सारे तस्वीरें आ गई, अब कंटेंट क्या पब्लिश करना है, परचेज़ का, अपलोड का, होम का, ट्रैकिंग का, ये सारा कुछ जो है वो हम कर रहे हैं। ये वाला जो है ना डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट वही है जो हम आईएएस 38 पढ़ के आए हैं। रिमेंबर, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है पायलट वाला, अगर ये पायलट वाला कर रहा है तो उसको हम कैपिटलाइज़ करेंगे। एक और चीज़, अगर ये सारा कुछ जो आप डेवलप कर रहे हैं, उस वेबसाइट के लिए है जो इंटरनली टेस्टिंग के लिए है, जैसे कोक की है, तो ये एक्सपेंस आउट होगी। अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं जो बाहर बेचनी है, जैसे अमेज़न, दराज़,
टेलीमार्ट, प्राइस ऑयल, तो फिर ये क्या होगी, ये कैपिटलाइज़ जो है वो हो रही होगी। क्या होगी, कैपिटलाइज़। अगर ये डेवलप कर रहे हैं चीज़ें बेचने के लिए, कैश फ्लो ला के देगा तो कैपिटलाइज़, क्राइटेरिया फुलफ़िल हो पायरेट वाला। अगर नहीं ये प्रमोशनल वेबसाइट के लिए है, तो ये क्या होगा आपका, एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दराज़ है, अभी कैसे बनी, दराज ने अपना नेम रजिस्टर्ड किया, सर्वर्स पकड़े, अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन कोड डेवलप किया, वेब सर्वर लगाए, स्ट्रेस टेस्टिंग की, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, फिर प्रोडक्ट कैटलॉग इमेजेस कर ली। अब ये उसने प्रॉपर एक मार्केट प्लेस बना दी है और ये रेवेन्यू जो दे रही है। प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं आपको इससे मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज़ करेंगे। क्या करेंगे हम इसको, कैपिटलाइज़ जो है वो कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट स्टेज वर्सेस ऑपरेटिंग स्टेज है। अभी ऑपरेटिंग स्टेज की बात करते हैं, फिर हम आते हैं डेवलपमेंट में। तो रिसर्च, डेवलपमेंट, अब ऑपरेटिंग। डेवलपमेंट कैपिटलाइज्ड है, लेकिन इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट की एक्सपेंस आउट है। अब हम चले गए हैं ऑपरेटिंग स्टेज के ऊपर। ऑपरेटिंग स्टेज है, वेबसाइट बन गई, अब चल रही है, अब दराज एक दफ़ा बन गई है, अब वो चल रही है, उसको रोज़ उसके बग्स रिमूव हो रहे हैं, कंटेंट अपग्रेड हो रहा है, कुछ तस्वीर आ रही है, कुछ तस्वीर जा रही है, नए फंक्शंस, नए फीचर्स जो हैं वो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, हम उनको रिमूव कर रहे हैं, डेटा बैकअप कर रहे हैं, सिक्योरिटी के रिव्यूज़ जो बार बार कर रहे हैं, ये सारा कुछ है। सर ये चलाने का खर्चा है, ये क्या है, ये चलाने का खर्चा है। एक दफ़ा वेबसाइट बन गई, कंप्लीट हो गई, जो कॉस्ट होगी वो हमने क्या कर दी, कैपिटलाइज कर दी। लेकिन उसके बाद उसको चलाने पे खर्चा है, वो तो रनिंग कॉस्ट है, वो आपकी कैपिटलाइज़ नहीं होगी, वो एक्सपेंस आउट होगी। हाँ, अगर रनिंग कॉस्ट ये ऑपरेशन कॉस्ट है, ये कैपिटलाइज़ेशन के क्राइटेरिया को अगर फुलफ़िल कर रही है, फिर वो कैपिटलाइज़ होगी, अदरवाइज़ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप यूज़ कर रहे थे गूगल क्लाउड, और कम पड़ रहा है, हम इसको चलाने के लिए आप एडब्ल्यूएस पे शिफ्ट हो गए हैं, आप एज़्योर पे शिफ्ट हो गए हैं, खर्चा बढ़ गया है। तो ये वाला खर्चा जो है ये कैपिटलाइज़ होगा, बिकॉज़ चलाने के लिए लाज़मी है। आप नए डेटाबेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो ये खर्चा जो उसको चलाने के लिए लाज़मी है, आप एक्सपेंशन हो रही है, ये कैपिटलाइज़ होगा। जो डे टू डे रनिंग होगी वो कभी भी आपकी इसमें कैपिटलाइज़ नहीं हो रही होगी। ये ऑपरेटिंग स्टेज की बात है। उसके बाद हैं कुछ और वेबसाइट की कॉस्ट होती हैं, जैसे सेलिंग कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, आप एचआर सैलरी पे कर रहे हैं, ऑफिस रेंट, बिजली वगैरह, ऑलवेज एक्सपेंस आउट। ऑपरेशन लॉसेज हैं, ट्रैफिक कम है, इनिशियल एड्स के लॉसेज हो रहे हैं, ऐड चल नहीं रही, बार बार क्रैश हो रही है, सर्वर डाउन आ रहा है, सर्वर चेंज करना पड़ गया, पहले सर्वर लिया, उनकी अच्छी सर्विसेज नहीं थी, अब आप सर्विसेज आपने पहले लिया, शेयर्ड सर्वर खर्चा किया, अब आप आके डेडिकेटेड सर्वर पे, तो जो इनिशियल लॉसेज होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एक्सपेंस आउट होते हैं। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि ऑपरेट कैसे, वेबसाइट को ऑपरेट करना है, उनको सिखाया, ट्रेनिंग दी, कोर्स करा के दिया, ये सारे खर्चे जो हैं वो क्या होंगे, आपके एक्सपेंस आउट हो रहे होंगे। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट स्टेज अगर अपनी वेबसाइट है, प्रमोशन के लिए एक्सपेंस आउट, बेच रहे हैं चीज़ें, कैपिटलाइज़, डिपेंड करेगा खर्चा हुआ क्या है। ऑपरेटिंग स्टेज के एक्सपेंस इनकर हुआ, एक्सपेंस आउट। हाँ, अगर वो खर्चा कैपिटलाइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है, तब कैपिटलाइज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और अदर रिलेटेड कॉस्ट हमेशा क्या होती है, कैपिटलाइज़ होती है। तो डेवलपमेंट स्टेज कैपिटलाइज़, ऑपरेटिंग स्टेज अनलेस एग्री, अदरवाइज़ एक्सपेंस आउट। सर ये हमारी सारी बात थी एसआईसी 32 के बारे में। तो याद रखना है आपने हमेशा सवाल के बारे में, वेबसाइट किस फॉर्म में है, डेवलपमेंट में, ऑपरेटिंग के, पर्पस क्या है, बेनिफिट्स का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ, कॉस्ट रिलायबिलिटी मैयर है कि नहीं। किसी का जवाब भी नो आ गया, एक में से भी, एक में से किसी का जवाब भी नो आ गया, तो वेबसाइट जो है वो आपकी एक्सपेंस हो। अगर सबका जवाब यस होगा तो फिर ही आप क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर रहे हों। सो दैट वाज ऑल अबाउट एसआईसी 32। इसके साथ हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। अब हम इसके पास्ट पेपर्स जो हैं क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।